दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज ये वीडियो बहुत लंबा है। उसकी वजह ये है कि इसमें गणपत के टीजर का रिव्यू है, इसमें सलार के टीजर का रिव्यू है, इसमें एनिमल के टीजर का भी रिव्यू है और इसमें टाइगर बुड्ढा फिल्म के टीजर का भी रिव्यू है। और फिर ऊपर से 10-15 बहुत बढ़िया खबरें भी हैं, क्योंकि काफी दिनों से मैंने बॉलीवुड दिन भर नहीं बनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि तकरीबन 6 वीडियोज इस एक वीडियो में है। तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबा है, इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गणपत के टीजर के बारे में। जैसे ही टीजर शुरू होता है, टाइगर श्रॉफ बैठा हुआ है और लिखा हुआ आता है कि 2070, यानी कि यह कहानी 2070 में शुरू होती है, यानी कि अब से तकरीबन 50 साल बाद की कहानी है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अब से 50 साल के बाद दुनिया में क्या हो रहा होगा। कारें हवा में उड़ेंगी, दुनिया भर में बेहतरीन बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, ब्रिज होंगे, रोड्स होंगे। इंडिया में नहीं होंगे यह अलग बात है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अब से 50 साल के बाद दुनिया ऐसी होगी कि आप इंडिया से फ्लाइट लेंगे और दुबई में 30 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे। तो इस टीजर में जो भी कुछ दिखाया गया है वो सब उसी दुनिया के बारे में है। बहुत बड़ा एक्शन है, फिल्म बहुत बड़े स्केल पर शूट की गई है और बढ़िया बात यह है कि टाइगर श्रॉफ बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। इस फिल्म की हीरोइन है सूखी लकड़ी जैसी दिखने वाली कृति सेनन और वो भी एक्शन कर रही है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब भी हैं और उनका लुक बहुत ही जबरदस्त है। तो इस टीजर को देखकर कहा जा सकता है कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ को उसी तरह प्रेजेंट किया गया है जैसे कि बड़ी फिल्मों में ऋतिक को प्रेजेंट किया जाता है, या रणबीर कपूर को किया जाता है, या शाहरुख खान आमिर खान को किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि टाइगर श्रॉफ के कैरियर का पूरा दारोमदार इसी फिल्म पर है। अगर यह फिल्म बहुत बड़ी हिट रही तो टाइगर श्रॉफ बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, और अगर कहीं यह फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिर टाइगर श्रॉफ को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर यह कहा जाएगा कि अगर टाइगर श्रॉफ इतनी बड़ी फिल्म में भी नहीं चल पाया तो फिर छोटी फिल्मों में कैसे चलेगा। लेकिन इस टीजर को देखने से पता चलता है कि इस फिल्म में वो सब कुछ है जो टाइगर श्रॉफ को एक बड़ा स्टार बनाने के लिए चाहिए। सभी को पता है कि टाइगर श्रॉफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्शन हीरो है, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है और पब्लिक आज के वक्त में एक्शन फिल्में देख रही है। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा चांसेस है कि यह फिल्म चल सकती है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है प्रभास वर्सेस एसआरके। देखिए, अब यह ऑफिशियल हो चुका है कि क्रिसमस पर सलार और डंकी रिलीज हो रही है और ये दोनों फिल्में एक दूसरे के साथ टकराने वाली है, एक दूसरे के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस टकराव से किस फिल्म को नुकसान होगा और किस फिल्म को फायदा होगा। आप सभी जानते हैं कि डंकी का हीरो एसआरके है, जो आज के वक्त में बहुत बड़ा सुपरस्टार है, और डंकी का डायरेक्टर है राजू हिरानी। राजू हिरानी की भी उतनी ही बड़ी फैन फॉलोइंग है जितनी कि शाहरुख खान की। तो उदाहरण के तौर पर अगर डंकी को 10 लोग शाहरुख खान के लिए देखने जाएंगे तो 10 लोग राजू हिरानी के लिए देखने जाएंगे। और शाहरुख खान बॉलीवुड का सुपरस्टार है, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ में शाहरुख खान की तूती बोलती है। हिंदी दर्शक शाहरुख खान को बेहद प्यार करते हैं। हिंदी दर्शकों के लिए शाहरुख खान और प्रभास का कोई मुकाबला ही नहीं है। हिंदी दर्शकों के लिए शाहरुख खान के मुकाबले प्रभास उतना ही बड़ा सुपरस्टार है जितना कि पुलकित सम्राट। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर डंकी और सलार एक ही दिन रिलीज होती है तो फिर सलार को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सलार को ओपनिंग मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हां, इस टकराव से डंकी का भी थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा। अगर डंकी को पहले दिन 80 करोड़ की ओपनिंग मिलने वाली थी, तो अगर सलार रिलीज होती है तो शायद तकरीबन 70 करोड़ की ओपनिंग मिलेगी, यानी कि कम से कम 10 करोड़ का नुकसान जरूर होगा। लेकिन यह 10 करोड़ का नुकसान इतना ज्यादा नहीं है कि डंकी को 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करने से रोक सके। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होती है तो एसआरके की फिल्म डंकी फिर भी 500 करोड़ रुपए का बिजनेस हिंदी में जरूर करेगी, लेकिन प्रभास की फिल्म सलार को 150 करोड़ रुपए का बिजनेस करना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी कि यह फिल्म हिंदी में सुपर फ्लॉप हो जाएगी। तो मैं आज भी यह मानता हूं कि सलार डंकी के साथ नहीं टकराएगी। सलार के बनाने वाले और प्रभास इतने बड़े पागल नहीं है कि उनको यह पता ना हो कि अगर वो डंकी के साथ अपनी फिल्म रिलीज करेंगे तो क्या हशर होगा। तो मुझे अभी भी यह लगता है कि आखिरी वक्त में सलार के बनाने वाले इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज कर देंगे और यह फिल्म डंकी के साथ रिलीज नहीं होगी। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है फिल्म टाइगर बुड्ढा के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और इस टीजर को देखने से पता चलता है कि बुढ़ऊ का इस फिल्म में डबल रोल है, यानी बाप भी बुढ़ऊ है और बेटा भी बुढ़ऊ है। और कहानी वही है जो कई सारी स्पाई फिल्मों में आ चुकी है। एक तरह से देखा जाए तो फिल्म जवान की कहानी भी यही है। शाहरुख खान फादर भी है और बेटा भी है, और जो फादर शाहरुख खान है उसको क्रिमिनल माना जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, जबकि बेटा एक पुलिस ऑफिसर
एक्टर है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म की कहानी में कोई नयापन नहीं है। इस फिल्म की कहानी वही है जो दर्शक कई फिल्मों में देख चुके हैं, और फिल्म का एक्शन भी वही है जो दर्शक वॉर में देख चुके हैं, पठान में देख चुके हैं, जवान में देख चुके हैं। हाँ, फिल्म की एक बात अच्छी है कि वीएफएक्स पे जमकर काम किया गया है और बुढ़ऊ को बहुत ही जवान दिखाया गया है, जबकि रियल जिंदगी में बुढ़ऊ की हालत आज ऐसी है कि सही से उठा नहीं जाता, सही से बैठा नहीं जाता, सही से चला नहीं जाता। और फिल्म में ए टू जेड एक्शन ही एक्शन है। तो वो एक्शन बुढ़ऊ ने नहीं किया, एक्चुअली वो एक्शन बुढ़ऊ के डुप्लीकेट्स ने किया है। यानी कि ये फिल्म 90% शूट की है बुढ़ऊ के डुप्लीकेट्स ने और 10% शूट की है बुढ़ऊ ने खुद ने। तो अगर आप इस फिल्म को गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितना भी एक्शन है वो डुप्लीकेट्स ने किया है। और एक्शन में हीरो के जो हाथ पैर चल रहे हैं उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है रियल लाइफ के बुढ़ऊ से। अच्छा, इस टीजर में बुढ़ऊ कहता है कि मैं पिछले 30 साल से देश की सेवा कर रहा हूं। अरे भाई साहब, देश की सेवा कहां कर रहे हो आप? पिछले 30 सालों से तो आप मुकदमों में उलझे हुए हो। भाई साहब, आप पे कितने मुकदमे हैं आपको पता है? आप पिछले 30 साल से कोशिश कर रहे हो कि जेल ना जाना पड़े। तो भाई साहब, आप देश की सेवा नहीं कर रहे हो बल्कि देश के कानून से बचने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो ना? और फिल्म टाइगर बुड्ढा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो इसका हीरो है वो आज बहुत ज्यादा निगेटिव है। पब्लिक को उसकी फिल्म देखनी ही नहीं है। तो मैं टाइगर बुड्ढा के बारे में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म की ओपनिंग ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ रुपए होगी और इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस मैक्सिमम 125 से 150 करोड़ का होगा। दोस्तों, आज की चौथी खबर है फिल्म जवान के बारे में। इस फिल्म ने इंडिया में 600 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस कर लिया है, यानी कि यह फिल्म हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 50 साल में कोई भी हीरो इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, आज की पांचवी खबर है बापू महात्मा गांधी जी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और बापू गांधी का मर्डर किया था गॉडसे ने। लेकिन आज के वक्त में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गॉडसे को देशभक्त ठहराना चाहते हैं और बापू महात्मा गांधी को एक गद्दार साबित करना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया का बड़ा से बड़ा नेता बापू महात्मा गांधी को सलाम करता है। जब दिल्ली में G20 हुआ तो दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता आए थे वो बापू महात्मा गांधी की समाधि पर गए और वहां जाकर उनको सलाम किया। तो इसी कहानी पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है आई किल्ड बापू, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हैदर काज़मी साहब ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सरला सरोगी जी ने और ये फिल्म ZEE5 पर दिखाई जा रही है। हैदर काज़मी साहब का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है और मेरे ख्याल में आप सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बापू महात्मा गांधी जी को क्यों मारा गया था। दोस्तों, आज की छठी खबर है विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वार के बारे में, जो थर्सडे को रिलीज हो चुकी है। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ गया था। भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान में सभी सिनेमा घरों पर पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि इस फिल्म को देखने इतनी ज्यादा पब्लिक आ गई थी, इतनी भारी भीड़ थी कि टिकट ब्लैक में बिक रहे थे। भाई साहब, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। पूरे दिन के सभी शो हाउसफुल थे। भाई, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म थी, कोई मजाक थोड़ा ही है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि विवेक अग्निहोत्री कितना बड़ा डायरेक्टर है भाई साहब। और भाई साहब, ये सब कुछ होने के बाद इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया 60 लाख रुपए का। कितना? 60 लाख। विवेक अग्निहोत्री साहब बेचारे फेल हो गए। विवेक अग्निहोत्री पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहे थे इस फिल्म को हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए। विवेक अग्निहोत्री पिछले 2 महीने से लोगों को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि देखो, अगर आप हिंदू हो तो आप इस फिल्म को देखो, क्योंकि मुस्लिम इस फिल्म का विरोध करेंगे, ये फिल्म मुस्लिमों के खिलाफ है। जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एकजुटता दिखाई और उन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री साहब, आप तेल बेचने जाओ, हमें आपकी ये फिल्म नहीं देखनी है, हमें आपको करोड़ों रुपए अपनी मेहनत की कमाई नहीं देने हैं। हम एक बार आपके बहकावे में आकर आपको 100 करोड़ रुपए दे चुके हैं, अब आगे ऐसा नहीं होगा। और कहने का मतलब यह है कि विवेक अग्निहोत्री लोगों को बांट नहीं सका, नफरत नहीं फैला सका, और यही वजह है कि यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। इस फिल्म में नाना पाटेकर, अनुपम खेर हैं, जो दोनों ही अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं, और पब्लिक ने इन दोनों को भी इनकी औकात दिखा दी। इनको बता दिया कि कितने बड़े सुपरस्टार्स हैं। पब्लिक ने इनको समझा दिया कि देखो, जो आपका स्टाफ है, जो आपके पड़ोसी है, वो भी आपकी फिल्म नहीं देखते, हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, आज की 7th खबर है रणबीर कपूर के बारे में। रणबीर कपूर अपने डेंटिस्ट डॉक्टर के पास गए थे और वहां पे कुछ मीडिया वाले खड़े थे। उन्होंने रणबीर कपूर को शूट करना चाहा, लेकिन रणबीर कपूर बेचारा जल्दी में वहां गया था, तो उसने विग नहीं पहनी थी, उसने टोपी लगाई हुई थी। क्या सर अरे क्या
तो जब मीडिया वाले उसको शूट करने लगे तो वो भड़क उठा। उसने कहा कि यार आप लोगों को कोई और काम नहीं है, जब देखो जहां भी मैं जाता हूं वहीं खड़े रहते हो। देखो मैं ऐसा समझता हूं कि यहाँ बेचारे रणबीर कपूर की गलती नहीं है। मीडिया वालों को भी ये समझना चाहिए कि भाई रणबीर कपूर को वहां जल्दी जाना था, इसलिए उसको विग पहनने का टाइम नहीं था, तो बेचारा टोपी पहनकर वहां गया। अब अगर उसने टोपी पहनी है तो कम से कम अभी तो शूट मत करो यार। जब वो विग पहनकर कहीं आपके सामने आएगा तो आप शूट कर लेना, कम से कम इतना तो डिस्काउंट दो यार। दोस्तों आज की 8वीं खबर है फिल्म एनिमल के टीजर के बारे में। यह टीजर बहुत ही कमाल का टीजर है। इस टीजर का लुक भी जबरदस्त है। इस टीजर को देखने से पता चलता है कि फिल्म में रणबीर कपूर का लुक बहुत ही जबरदस्त है, अनिल कपूर का लुक भी बहुत बढ़िया है, बॉबी देओल का लुक भी बहुत अच्छा है, और यह भी पता चलता है कि फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से शूट किया गया है। इस टीजर को देखने से यह भी पता चलता है कि यह फिल्म एक्शन फिल्म है, लेकिन इस छोटे से टीजर में ही रणबीर कपूर को मरा हुआ दिखा दिया गया है। यह मैं मानता हूं कि फिल्म में रणबीर कपूर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो जाहिर सी बात है उसको फिल्म में मरना ही है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि डायरेक्टर को इतनी जल्दी क्या थी कि उसको टीजर में ही यह बताना था कि रणबीर कपूर मर चुका है। एटलीस्ट ट्रेलर में यह बता देता कि रणबीर कपूर मर चुका है। और मैं तो कहता हूं कि टीजर या ट्रेलर में भी क्यों बताना था कि रणबीर कपूर मर चुका है। अरे भाई जब पब्लिक थिएटर में फिल्म को देखने जाएगी तो पब्लिक खुद ही देखेगी और रियलाइज करेगी कि भाई रणबीर कपूर इतना बड़ा क्रिमिनल है कि उसका मरना फिल्म में जरूरी था। हाँ ये एक रीजन जरूर हो सकता है कि फिल्म जैसे ही शुरू होती हो वैसे ही दिखाया जाता हो कि रणबीर कपूर मर गया है और अब उसकी कहानी कोई कह रहा है। तो ये एक रीजन शायद हो सकता है कि डायरेक्टर टीजर में ही ये दिखा देना चाहता है कि देखो रणबीर कपूर मर चुका है और अब उसकी कहानी को कहा जा रहा है। अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म की कहानी कितनी अच्छी है और कितने बढ़िया तरीके से इस कहानी को कहा गया है, लेकिन ये टीजर देखने से साफ हो जाता है कि फिल्म बहुत बड़े स्केल पर शूट की गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इस फिल्म के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों आज की 9th खबर है नाना पाटेकर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 महीने से नाना को जब भी चांस मिलता था तभी वो एसआरके के बारे में कुछ ना कुछ गलत कहता था, लेकिन अब नाना पाटेकर ने पाला बदल लिया है, यू टर्न ले लिया है। अब नाना ने मीडिया के सामने कहा है कि मैं एसआरके के बारे में बुरा क्यों कहूंगा, एसआरके तो मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। शायद इसकी यह वजह हो सकती है कि नाना की फिल्म द वैक्सीन वार ने पहले दिन बिजनेस किया सिर्फ 60 लाख का, और यह बिजनेस देखकर नाना पाटेकर घबरा गया। नाना पाटेकर की समझ में आ गया कि शाहरुख खान के जितने फैंस हैं वो इस फिल्म को देखने वाले नहीं है, तो नाना ने पाला बदल लिया और नाना ने कहा कि नहीं नहीं मैं एसआरके से बहुत प्यार करता हूं और जो एसआरके के फैंस हैं वो मेरी फिल्म को देखे। नाना साहब अब तो पब्लिक ने आपकी फिल्म देखनी नहीं है, ये फिल्म तो डिजास्टर हो चुकी है और आपने जो बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, बड़ी बड़ी बातें की थी, उनका खामियाजा आपको चुकाना पड़ा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एसआरके को नफरत करते हो, प्यार करते हो, वो आपका भाई है या बेटा है, आपकी फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। तो नाना साहब आपकी फिल्म ही फ्लॉप नहीं हुई बल्कि करियर भी समाप्त हो चुका है, समझ गए हो ना आप। दोस्तों आज की 10वीं खबर है एक गेंडे जैसे दिखने वाले मालेगांव के सुपरस्टार के बारे में, और इस मालेगांव के सुपरस्टार का नाम है अभिमन्यु। ये है भाग्यश्री का बेटा। इस गेंडे की एक फिल्म 3 साल से बनकर पड़ी है जिसका नाम है आंख मिचौली। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और क्या वाहियात ट्रेलर है भाई साहब। ये ऐसा ट्रेलर है कि इसको देखकर आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको उल्टियां आने लगेगी भाई साहब, आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपने ट्रेलर देखा तो क्यों देखा। तो मेरे ख्याल में नेपोटिज्म कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे गेंडों को भी एक्टर बनाया जाता है, यहां नेपोटिज्म बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों आज की 11वीं खबर है डायरेक्टर राज शांडलिया के बारे में। राज की पहली फिल्म थी ड्रीम गर्ल और उस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, और जब वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी उस वक्त बॉलीवुड के 50% एक्टर्स उसके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन राज ने 3-4 साल तक फिल्म ही नहीं बनाई और राज ने फिर बनाई ड्रीम गर्ल 2 जिसने बिजनेस किया 75 करोड़ का, यानी कि 50% ऑफ फर्स्ट फिल्म। इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही, और यही वजह है कि आज की तारीख में बॉलीवुड में एक भी एक्टर नहीं है जो राज के साथ काम करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है राज क्या करे, तो राज ने फटाफट एक फिल्म का ऐलान किया राजकुमार राव के साथ जिसका नाम है विक्की विद्या वाला वो वीडियो,
और इसमें कोई नई लड़की हीरोइन है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म का क्या होने वाला है। इस फिल्म को ओपनिंग लगेगी 25 से 50 लाख रुपए की और लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 5 से 6 करोड़ रुपए का, या बहुत ज्यादा हो गया तो 10 करोड़ रुपए का। यानी कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। और भाई साहब, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस मुगले आजम फिल्म के निर्माता कितने हैं तो आप हंसते हंसते गिर पड़ेंगे। इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं 10 निर्माता मिलकर। गॉड, शायद बॉलीवुड की भाई साहब ये पहली फिल्म है जिसको 10 निर्माता बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म तो सुपर डुपर डिजास्टर होगी ही, इस फिल्म के साथ ही राज शांडिल्य का कैरियर भी खत्म हो जाएगा। इस फिल्म के रिलीज होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिस दिन इस फिल्म का ऐलान हुआ था उस दिन के बाद से बॉलीवुड का कोई भी एक्टर राज के साथ काम नहीं करेगा। तो एक्चुअली राज ने शेख चिल्ली की तरह काम किया है। जिस डाली पर राज बैठा था उसी को काट रहा था, और जब डाली कटकर नीचे गिरी तो उसके साथ साथ ही राज भी गिर गया। भाई साहब, बहुत गलत हो गया राज भाई। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है सन्नी कौशल के बारे में। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कौन है? अरे भाई साहब, ये कल्लू भाई का छोटा भाई है। बात को समझो, कल्लू भाई, विक्की कौशल कल्लू भाई, बात समझ रहे हो ना? तो सन्नी कौशल भी बेचारा 35 साल का हो चुका है और कोई लड़की मिल नहीं रही शादी के लिए। तो अब सन्नी कौशल करे क्या? तो सन्नी कौशल ने एक बहुत आसान तरीका ढूंढा। अब सन्नी कौशल की समझ में आ गया कि बाहर से कोई लड़की मिलने वाली नहीं है, तो अच्छा यही है कि कैटरीना की बहन को पटा लूं। तो अब सन्नी कौशल कैटरीना की बहन के साथ घूम रहा है और सुनाया जा रहा है कि सन्नी जल्दी ही कैट की सिस्टर से शादी करने वाला है। बहुत बढ़िया भाई साहब, अगर कल को कुछ बुरा हुआ तो मतलब ऐसा हो कि पूरा घर ही उथल पुथल हो जाए। दोस्तों, आज की 13th खबर है परिणीति चोपड़ा के बारे में, जो पॉलिटिशियन राघव चड्ढा से शादी कर चुकी है। लेकिन एक वक्त वो भी था जब परिणीति चोपड़ा ने कहा था कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी, और आज एक पॉलिटिशियन से ही उन्होंने शादी की। I don't want to marry any politician ever. तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि किसी भी एक्टर पर कभी भी यकीन मत करना। जो हमारे एक्टर हैं वो जो कहते हैं सिर्फ फायदे के लिए कहते हैं, जो करते हैं सिर्फ फायदे के लिए करते हैं। उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो सही है या गलत है, सच है या झूठ है। दोस्तों, आज की 14th खबर आमिर खान और सन्नी देओल के बारे में है। मीडिया में ये न्यूज आ रही है कि ये दोनों ही एक फिल्म साथ में करने वाले हैं। ये खबर बिल्कुल गलत है। एक्चुअली हकीकत यह है कि आमिर खान ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को 2 फिल्मों के लिए साइन किया हुआ है, और दूसरी फिल्म के आमिर खान सिर्फ निर्माता होंगे, और उसी फिल्म में सन्नी देओल को लेने की बात की जा रही है। उसकी वजह यह है कि राजकुमार संतोषी साहब सन्नी के साथ बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं, उन दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो मेरी सोर्सेज के मुताबिक राजकुमार संतोषी साहब एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें हीरो होगा सन्नी देओल और जिसके निर्माता होंगे आमिर खान साहब। दोस्तों, आज की 15th खबर एक अननोन एक्ट्रेस के बारे में है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हीरो हीरोइन एयरपोर्ट पर जाते हैं तो ये मीडिया को पैसे देते हैं और मीडिया को वहां बुलाते हैं इनको शूट करने के लिए, न्यूज बनाने के लिए कि देखो हमने इनको एयरपोर्ट पर देख लिया है। लेकिन कमाल ये है कि अब कुछ अननोन एक्टर भी ये कर रहे हैं, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो आप जरा ये वीडियो देखिए और मुझे भी बताइए कि भाई ये लड़की कौन है। मैम रुकिए 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 रुकिए, बहुत लेट हो गए मैम। आप ये साइड आ जाइए। इसने कोई सीरियल किया है, वेब सीरीज की है, आखिर इसने किया क्या है? मैंने तो आज तक इसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन एयरपोर्ट पर इसने भी मीडिया को बुलाया, इसने भी पैसे खर्च किए, और मीडिया वाले इससे कह रहे हैं कि देखो मैडम, आप इतनी बड़ी स्टार नहीं हो कि आप बहुत ज्यादा वेट कराओ। चलो, हमने मान लिया कि आपने हमें पैसे दिए हैं, लेकिन टाइम पर आना चाहिए था आपको। दोस्तों, आज की 16th खबर है करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म ने इंडिया में 150 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस किया है, यानी कि ये फिल्म एक हिट फिल्म है। लेकिन ओवरसीज में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म है। ओवरसीज में भी इस फिल्म ने तकरीबन 150 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, यानी कि तकरीबन $21 मिलियन का बिजनेस किया है। इसका मतलब यह हुआ कि करण जौहर को ओवरसीज से तकरीबन 75 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने? 75 करोड़। और करण को 75 करोड़ रुपए मिले इंडियन थिएट्रिकल से, यानी कि करण जौहर को वर्ल्ड थिएट्रिकल से ही 150 करोड़ रुपए मिले हैं। और इस फिल्म के डिजिटल राइट्स भी 150 करोड़ रुपए में बिके थे, और इस फिल्म का म्यूजिक बिका था तकरीबन 50 करोड़ का, यानी कि करण जौहर को 350 करोड़ रुपए मिल चुके हैं भाई साहब। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। दोस्तों, आज की 17th खबर है कैटरीना कैफ के हस्बैंड मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई विक्की कौशल के बारे में। आप सभी को पता है कि पिछले हफ्ते कल्लू भाई की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन फैमिली, और भाई साहब जिस दिन यह फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन बॉक्स ऑफिस पर हंगामा हो गया था। पूरा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान टूट पड़ा था इस फिल्म को देखने के लिए, और इस फिल्म ने लाइफ टाइम बिजनेस किया है 5 करोड़ रुपए का। कितना? 5 करोड़ रुपए का। कल्लू भाई, आपको क्या लगा कि आपने कैटरीना से शादी कर ली तो आप सुपरस्टार बन गए? अरे भाई साहब, आप अपनी शक्ल तो देखो शीशे में भाई साहब। भाई साहब, आप एक दिन आईने के सामने खड़े हो और ऊपर से नीचे अपने आप को देखो और डिसाइड करो कि आप कहां से हीरो लगते हो। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आप कैटरीना कैफ के हस्बैंड जरूर लगते हो, तो बस वही रहो और कुछ मत करो भाई साहब। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और भाई साहब अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।